फ्रेंड्स, वेलकम टू तरणा पब्लिकेशन। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल तरणा पब्लिकेशन में। तो लास्ट क्लास में हमने जो सेल थी उनके ऑर्गन पढ़े थे। आई होप आपने वीडियो देखी होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वीडियो जाके पहले देख लीजिए। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सेल ऑर्गन के बारे में, जिसमें से हमने पढ़े थे सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, प्लास्टिड, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडी। उसके टॉपिक हम आगे आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम उसमें पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि अंतःप्रद्वी जालिका। तो अंतःप्रद्वी जालिका के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि अंतःप्रद्वी जालिका जो होती है वो होती क्या है। तो अंतःप्रद्वी जालिका क्या होती है? एक सेल होती है, जैसे आप कोई भी सेल ले लो, चाहे प्लांट सेल ले लो या एनिमल सेल ले लो। तो सेल और जो केंद्रक होता है, सेल तथा केंद्रक के मध्य जो कोशिका द्रव्य होता है, उसके अंदर जो ये अंतःप्रद्वी जालिका होती है वो उपस्थित होती है। सेल तथा केंद्रक के मध्य कोशिका द्रव्य में अंतःप्रद्वी जालिका उपस्थित होती है। और ये कौन से आकार में होते हैं? ये चपटी समांतर नलिका रूप में स्थित होती है। यानी कि सीधी सी डेफिनेशन इसकी ये होगी, जो कोशिका और केंद्रक के मध्य कोशिका केंद्रक द्रव्य जो होता है उसके अंदर ये चपटी समांतर नलिका के रूप में उपस्थित होती है। अब जो ये नलिका आपको दिख रही है, ये नलिका समान जो संरचना है, यही क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये जो नलिका समान संरचना है, तो इन्हीं से क्या होता है? इन्हीं से होता है जो बॉडी में खनिज लवण होते हैं, शर्करा जो होती हैं, आदि चीजों का क्या होता है? परिवहन होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो चपटी समान नलिकाएं होती हैं, उन्हीं से खनिज लवण और फास्फोरस, शर्करा आदि का क्या होता है? परिवहन होता है। तो सबसे पहले तो इसके अंदर पॉइंट आएगा कि अंतःप्रद्वी जालिका होती क्या है। तो क्या होती है? कोशिका तथा, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कोशिका ना बोल के कि कोशिका भित्ति तथा केंद्रक के बीच में जो कोशिका भित्ति व केंद्रक के मध्य जो केंद्रक द्रव्य होता है, उसमें समांतर चपटी नलिका के रूप में स्थित होती है। नलिका के रूप में पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति और केंद्रक के मध्य जो द्रव्य पाया जाता है, उसके अंदर ये समान चपटी नलिका के रूप में उपस्थित होती है। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि आप इसे कह सकते हैं चिकनी अंतःप्रद्वी जालिका। दूसरी होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे आप कह सकते हैं खुरदरी अंतःप्रद्वी जालिका। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना ही होता है कि जो चिकनी अंतःप्रद्वी जालिका होती है उसमें क्या होता है? राइबोसोम जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। और जो खुरदरी अंतःप्रद्वी जालिका है उसमें क्या होते हैं? राइबोसोम प्रेजेंट। राइबोसोम जो होते हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स के रूप में होता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसमें तो राइबोसोम जो छोटे छोटे पार्ट्स के रूप में होता है वो प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? खुरदरी अंतःप्रद्वी जालिका। और जो स्मूथ अंतःप्रद्वी जालिका होती है उसमें राइबोसोम उपस्थित नहीं होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? चिकनी अंतःप्रद्वी जालिका। और एंडोप्लाज्मिक, अब इसके बाद आता है कि जो एंडोप्लाज्मिक की जो नलिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं? जैसा कि मैंने आपको वहाँ बताया था कि जो खनिज लवण होते हैं बॉडी के अंदर, खनिज लवण होते हैं जैसे, या फिर शर्करा होती हैं, तो इन सब का परिवहन कौन करता है? वो करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
तो अंतःपृथ्वी जालिका में इतना ही कि कोशिका भित्ति व केंद्रक के मध्य जो द्रव्य उपस्थित होता है उसके अंदर ये समांतर चपटी नलिका के रूप में पाई जाती है। ये क्या होती है, जो नलिकाएं होती हैं उनसे खनिज, लवण, शर्करा आदि का परिवहन होता है। अब ये दो प्रकार की होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसमें क्या होते हैं, राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, और जो रफ होती है उसमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। इसके अंदर हमको इतने ही पॉइंट्स पढ़ने हैं। अब अंतःपृथ्वी जालिका के बाद हम बात करते हैं राइबोसोम की। राइबोसोम होते हैं एक छोटे छोटे पार्ट के रूप में संरचना होती है जिसे राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि राइबोसोम सबसे ऐसा ऑर्गन होता है जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन का संश्लेषण करता है। राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। तो प्रोटीन फैक्ट्री इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है कि ये क्या होते हैं, ये अपारदर्शी होते हैं। और क्या होता है इसमें, जो राइबोसोम होते हैं वो किसके बने होते हैं, तो वो होते हैं आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। और आरएनए भी कौन सा, तो आरएनए होगा आरआरएनए। राइबोसोम जो होते हैं वो आरआरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। ये अपारदर्शी होते हैं। और राइबोसोम को कोशिका की क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री, या फिर हम इसे प्रोटीन का कारखाना भी बोल सकते हैं। तो प्रोटीन फैक्ट्री इसे क्यों कहा जाता है कि क्योंकि कोशिका के अंदर केवल राइबोसोम ही एक ऐसा कोशिकांग होता है जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन का संश्लेषण करता है। वैसे तो और भी जो ऑर्गन्स होते हैं वो भी प्रोटीन का संश्लेषण करता है, लेकिन सबसे अधिक प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, राइबोसोम। और राइबोसोम के बाद हम बात करते हैं तारक काय की। राइबोसोम के बाद आता है सेंट्रोसोम। यानी कि तारक काय। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट तो इसमें यह आएगा कि ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। जो प्लांट सेल होती है उसमें ये एब्सेंट होता है। मैंने इससे पहले आपको ऑर्गन पढ़ाए थे, उनमें बताया था कि कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो केवल प्लांट सेल में ही उपस्थित होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं, एक तो होती है सेल वॉल जो केवल प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होती है। उसके बाद होता है लवक, वो भी केवल प्लांट सेल में ही पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम एक ऐसा ऑर्गन है जो कि केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। दूसरा कि इसका दूसरा नाम क्या है, डिप्लोसोम। तो सेंट्रोसोम को क्या कहते हैं, डिप्लोसोम भी कहते हैं। पहला तो ये जंतु कोशिका में पाया जाता है, दूसरा कि यह है डिप्लोसोम, इसे डिप्लोसोम भी कहते हैं। तीसरा पॉइंट कि ये आरएनए निर्माण में सहायक होता है। जो तारक काय है वो कोशिका में जो आरएनए का निर्माण होता है उसमें सहायता करता है। अब तारक काय के बाद हम पढ़ेंगे वॉक्यूल के बारे में। एक पॉइंट इसके अंदर लिखना चाहो तो ये कि ये सेल डिवीजन में भी सहायक होता है। अब तारक काय के बाद हम पढ़ेंगे वॉक्यूल के बारे में, जो कि होती है रिक्तिका। वॉक्यूल जिसे हिंदी में कहते हैं रिक्तिका।
वोक्यूल जो होती है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होती है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस होता है। जो प्लांट सेल होती है उसके अंदर क्या होता है, प्लांट सेल में जो रिक्तिका पाई जाती है वो पाई जाती है बड़ी, किसकी अपेक्षा, एनिमल सेल की अपेक्षा। और जो एनिमल सेल होती है उसमें रिक्तिका पाई जाती है छोटी। तो इसके अंदर प्लांट सेल के अंदर रिक्तिका बड़ी पाई जाती है, एनिमल सेल के अंदर रिक्तिका जो होती है वो छोटी पाई जाती है। और दूसरा पॉइंट इसके अंदर आ जाएगा कि ये होती है संख्या में अधिक, एक या दो नहीं होती, ये बहुत सारी पाई जाती है, फिर चाहे वो प्लांट सेल हो या फिर एनिमल सेल। इसके अंदर दो ही पॉइंट्स हैं, आपको यही ध्यान रखना है कि प्लांट सेल के अंदर बड़ी पाई जाती है, एनिमल सेल के अंदर छोटी पाई जाती है, लेकिन ये दोनों कोशिकाओं के अंदर पाई जाती है और ये संख्या में अधिक होती है। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। आज हमने सेल के कुछ ऑर्गन पढ़े जो कि थे रिक्तिका, अंतःप्रद्वी जालिका, तारकाएं और राइबोसोम। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो कि कौन सा है, गुणसूत्र, जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम। तो अगली वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बने रहिए तरुणा पब्लिकेशन के साथ। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।